अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान सीनियर सियासतदान जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब ने भी बहुत सी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसें अटेंड की हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए किर्गिस्तान चले गए हैं और वहाँ पर उनकी कल रूस के सदर पुतिन से, चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मुलाकात तय है। सेंट्रल एशिया के लीडर्स से वो मिलेंगे। इंडिया के भारत के वज़ीर आज़म मोदी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनसे मुलाकात तय नहीं है। इंटरेक्शन कोई हो जाए, कॉन्फ्रेंस में हेलो हाय हो जाए दूर से, तो उस पे हम कह नहीं सकते। हमारे प्रोग्राम में आज हम डॉलर पर भी बात करेंगे, कुछ शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बात करेंगे और दीगर मौज़ूआत भी प्रोग्राम में शामिल हैं। तो दुरानी साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, पाकिस्तान और रूस के दरमियान बहुत अरसे से बर्फ़ पिघलने की बात की जा रही है। मुशर्रफ साहब भी एक दिन के लिए रशिया गए थे, आपको याद है, उसके बाद, लेकिन वो बर्फ़ प्रॉपरली पिघली नहीं है। वो ताल्लुकात में अभी तक उसको जैसे ट्रांसफॉर्म किया जाना चाहिए वो नहीं हो सका था, क्योंकि अफ़गान जहाद, हमारी अफ़गान पॉलिसी से रूस एक दफ़ा हमसे दूर चला गया। तो अब जो है पुतिन की और इमरान खान की कल मुलाकात तय है, तो इसको सफारती हल्के काफ़ी बड़ी बात कह रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब साहब, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी अगर तारीख़ के तनाजुर में और उसको वक्ती जो मामलात हैं उनसे डिसंगेज करके देखें तो एक उसके अंदर एक तारीख़ है जिसने दुनिया की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ को गाइड किया है। ठीक है, आप चाइना से शुरू हो जाएं, चाइना से अमेरिका के ताल्लुकात से शुरू हो जाएं, चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात से शुरू हो जाएं। उसके बाद फिर जब अफ़गानिस्तान का क्राइसिस शुरू हुआ, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने अफ़गान स्ट्रगल की बैकिंग की और वो सक्सेसफुल हुई, उसकी वजह से रूस को बहुत नुकसान हुआ और बल्कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया का ज़िम्मेदार मुल्कों में पाकिस्तान को भी ठहराया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर वक्त बदला, फिर तालिबान का फिनोमेना, फिर अमेरिका का इस खित्ते में आना, इतने बड़े बड़े दबाव इस खित्ते पे पड़े और उसमें फ्रंट लाइन पे सब में पाकिस्तान था। ईरान का मामला हो या अफगानिस्तान का मामला हो, फ्रंट लाइन, अरबों की लड़ाई हो, अरबों फ्रंट लाइन पे पाकिस्तान। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पे जिस डबल गेम का इल्ज़ाम लगा, आज वही डबल गेम अमेरिका खुद कर रहा है। ठीक है जी, वही एक तरफ अफगान हुकूमत से बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ तालिबान को ले और कर रहा है। एक अरसे से उन्हें कतर में जगह दी हुई है और वो किया हुआ है। और पाकिस्तान बराह-रास्त मुज़ाकरात, हाँ, वो पॉलिसी है जिसके ऊपर पाकिस्तान को अक्यूज गाली की हद तक की बात की जाती थी, वो आज जो है वो पूरी दुनिया की मुरवजा पॉलिसी बन चुकी है। इसी तरह वो रूस जिसने जंग की अफगानों के साथ, आज वो रूस जो है वो अफगानों का मेज़बान है और उनकी हुकूमत से लेके, तालिबान से लेके, मतलब रूस के ख़िलाफ़ लड़ने वालों से लेके रूस के हमायतियों तक, सब लोग जो हैं वो आज जाके रूस में इकट्ठे होते हैं, मॉस्को बैठते हैं। और इसी डायरेक्शन के अंदर आप अगर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखें तो पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात का कशीदगी से निकलते हुए एक न्यूट्रल लेवल पे आके अब उसका फ्यूचर लुकिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप की जो हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी तारीख का वो है, एक चक्कर है जो आगे बढ़ रहा है। और बकाई साहब हमारे साथ लाइन पे हाँ, डॉक्टर साहब आ गई, तो फिर उनकी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। डॉक्टर साहब, हम बात, मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे साथ सेट पे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं उनसे बात कर रहा था आपसे पहले कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात है, हम बहुत अरसे से रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात की बर्फ़ पिघलने की बात हो रही थी, लेकिन चीज़ें मैच्योर नहीं हो पा रही थी रशिया के साथ। वैसे आपको लगता है कि कल जो मुलाकात है वो बड़ा ब्रेक थ्रू है या वो भी नहीं है? देखिए, मैं अभी इसको ब्रेक थ्रू नहीं कहूँगी, क्योंकि खित्ते की सियासत में बड़ी तेज़ी के साथ बदलाव आ रहा है। ये बात तो अहम है कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान का एक
अच्छा स्ट्रैटेजिक नेक्सस इमर्ज हो रहा है। और जो हम तवातुर के साथ न्यू कोल्ड वॉर की बात करते थे, उसमें शायद अमेरिका और इंडिया एक तरफ खड़े थे, ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ, और पाकिस्तान चाइना और मॉस्को के साथ खड़ा था। लेकिन ये जो बीच में तेहरान की सूरत हाल इमर्ज हुई है, और आज भी आपको पता है कि कुछ खबरें आई हैं कि जापानीज टैंकर्स को बिल्कुल ओमान में जो हुआ है, जी पर्शियन गल्फ में जो हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि खत्ते की सियासत कुछ इस तरह से बढ़ रही है कि जो चाइना की मुलाकात होगी मोदी साहब से, वो इंतहा से ज्यादा अहम है। ठीक है। और वो इसलिए अहम है क्योंकि ये पहली मुलाकात होगी एक तो मोदी साहब की मोदी 2 फेज की, और दूसरी अहम बात ये कि पहली मुलाकात होगी जब चाइना ने इंडियन स्टांस को सपोर्ट किया है हाफिज ताहिर के हवाले से, मसूद अजहर साहब के हवाले से। जी जी बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो पूरी खत्ते की सियासत है उसमें बहुत तेजी के साथ बदलाव आ रहा है। और मैं ये बात पहले भी कह रही हूँ, मैं ये बात दोबारा आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हालात पाकिस्तान को एक बार फिर सऊदी वॉशिंगटन कैंप की तरफ धकेल रहे हैं। अच्छा। और उस वजह से जो हमारा बहुत ज्यादा अच्छा नेक्सस बिल्ड हो रहा था मॉस्को के साथ और बीजिंग के साथ, उसमें थोड़ा सा तासुल आ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये यहाँ पर ट्रांसलेट आप होता देखेंगे। एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो ट्रेड वॉर है उसमें इस वक्त एक इकोनॉमिक स्लो डाउन का इशारा मिल रहा है कि अगर ये जो स्लो डाउन है ट्रेड का बिटवीन यूएस एंड चाइना एंड ऑल्सो परहैप्स तेहरान, इससे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है। तो ये जो ममालिक हैं, क्योंकि इसके फौरन बाद आपको पता है कि G20 की मीटिंग है, तो यहाँ पर G20 की तैयारी होगी कि ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे लेके चलना है। तो एक तरफ जियो स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स हैं और दूसरी तरफ जियो इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं। तो आपको लगता है पाकिस्तान इंडिया का इंटरेक्शन मोदी और इमरान का इस तरह वहाँ कोई ब्रेक थ्रू या वो भी नहीं नजर आ रहा आपको? कोई मुलाकात ना हो, इंटरेक्शन कोई कुछ स्केड्यूल्ड नहीं है। लेकिन अगर कोई बाय चांस मुलाकात होती है साइड लाइंस पर, तो मेरा ख्याल है कि वो मस्बत डेवलपमेंट होगी। इमरान खान ओपन हैं, मोदी को इस तरह की मुलाकात के लिए ओपन होना चाहिए। उन्होंने एयर स्पेस एक्सेस मांगी थी जो हमने दी है, हमारी एयर स्पेस से गुजर के गए हैं। नहीं गए गुजर के, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, वो दूसरी तरफ से गए हैं, बहरा अरब से। उन्होंने परमिशन मांगी थी, हमने दे दी। अब वो नहीं गए, ये उनकी बड़ापन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मोदी को हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि द बॉल इज इन द इंडियन कोर्ट, द बॉल इज नॉट इन द पाकिस्तान कोर्ट। तो कल चाइनीज प्रेसिडेंट से भी मुलाकात है इमरान खान की, आपको वो कैसी नजर आ रही है CPEC के तनाजुर में, इस सारी इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से? देखिए, चाइना से तो मुलाकात जाहिर है पाकिस्तान के लिए अहम है, अहम रहेगी। और अगर पाकिस्तान इंच करता है रियाद वॉशिंगटन कैंप की तरफ, तो भी चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत ही रहेंगे, क्योंकि चाइना उन कंट्रीज में नहीं है जो रिएक्टिव होता है। चाइना ग्राउंड रियलिटी समझता है, हमारी कंस्ट्रेंट समझता है, स्ट्रिंग्स अटैच नहीं करता एड और असिस्टेंस के साथ। तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात इसी तरह चलेंगे। जो खित्ते की सियासत बन रही है, इसकी वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा तासुल आ सकता है। कुछ कहा है प्राइम मिनिस्टर ने कि हम रूस से असला खरीदना चाहते हैं और उस पर बातचीत हो रही है। आपको लगता है हमारी डिफेंस की जो, मेरा ख्याल है लाइन कट गई शायद डॉक्टर चल दुरानी साहब, आपने कुछ गुफ्तगू सुनी, उनका ख्याल है कि हम अमेरिकन कैंप में और वाशिंगटन की तरफ वापस जाना पड़ेगा और हम जो उस तरफ नहीं जा पाएंगे रूस की तरफ। देखिए, आज तक कभी हम वाशिंगटन कैंप से निकले ही नहीं, ठीक है ना जी। हाँ, जो एक वो होती है जिसे कहते हैं ना कि ऑप्टिक्स, और जो नज़र आने वाली चीज़ें होती हैं, उनके अंदर यकीनन एक कशीदगी भी कभी कभी पैदा हुई है और फिर दूरी भी पैदा हुई है। लेकिन इतने अरसे का जो रिलेशन है अमेरिका के साथ और वाशिंगटन के साथ पाकिस्तान का, और जो इंटरडिपेंडेंसीज हैं दोनों मुल्कों की, और ये जो रिलेशन, जैसे अब रशिया के साथ इंडिया दूर होता है,
लेकिन दूर होने के बाद कितना दूर होता है, फिर वापस होता है, फिर तो वापस वो एक पुराना 70 साल का एक रिश्ता आज है। मोदी को मिले हैं पहले पुतिन, पाकिस्तान से पहले मोदी को मिले हैं। ट्रेड लिंक्स हैं उनके आपस के, बाकी चीजें हैं। अलबत्ता ये जो चाइना वाली डेवलपमेंट हो रही है, ये यकीनन एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। लेकिन मेरा इसके बारे में ये ख्याल है कि अगर इस खित्ते के अंदर अमूमी टेंशन कम होती है, मतलब इवन अगर चाइना इंडिया रिलेशंस भी डेवलप होते हैं, तो उसके नतीजे में भी एक बफर्स डेवलप होंगे पाकिस्तान के लिए। हम मतलब वो जिसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि चाइना वाले जो हैं वो इमीडिएट रिएक्शन नहीं करते चीज़ों के ऊपर, वो ग्राउंड रियलिटीज समझते हैं। हमें भी ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हुए दोस्तों को मार्जिन भी देना चाहिए और मार्जिन लेना भी चाहिए, और खित्ते में स्ट्रेसेस को कम करने के अंदर जो भी ताल्लुकात आपस के डेवलप होंगे चाइना के साथ या उसके साथ, देखिए किसी के, चाइना का रूस के साथ कोई ताल्लुक बन जाए, उसके लिए पाकिस्तान की हैसियत इसलिए नहीं कि दोस्ती है, इसलिए कि जिस जगह पे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को रख दिया है उस जगह की वजह से, उस जियोग्राफिकल पोजीशन की वजह से चाइना के लिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस कभी भी कम नहीं। हाँ, लेकिन हम बिल्कुल वॉशिंगटन कैंप में जब चले जाते हैं और बाकी दुनिया से कट जाते हैं। चाइना के साथ हमने कभी भी लेकिन रूस के साथ ऐसा किया है। रूस के साथ हम डैगेट राउंड रहे हैं ना, रूस के साथ हमने लड़ाई की है। वो तो मैंने माजी का उसका आपको बता दिया। हाँ, लेकिन अब मेरे ख्याल में उनसे ट्रेड भी बढ़ानी चाहिए, अब उनसे असला भी लेना चाहिए, डिफेंस भी बनाना चाहिए। एग्जैक्टली, और जिस डायरेक्शन के ऊपर हम जा रहे हैं, ठीक है ना जी, और मतलब जिसके ऊपर हमारे अक्सर लोग बड़ा वो भी गिला भी करते हैं, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, इन दोनों की कोलैबोरेशन जो है वो बेस्ट फॉरेन पॉलिसी को इवॉल्व करती है। और अगर वाइज पॉलिटिकल लीडरशिप इन दोनों इदारों की प्रोफेशनल इनपुट को अकोमोडेट करते हुए मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को लेके चले, एक कोहेयन के साथ, एक बुनत और जुड़त के साथ जो है, तो उसके सूरत में हम बहुत, तो आजकल तो एक पेज पे चल रहा है, आजकल जिस मतलब जो हो रहा है, इससे पहले भी बहुत औकात में बहुत से पिछले साल रशियन सोल्जर्स जो थे, एक उनका ट्रेनिंग भी, जॉइंट ट्रेनिंग होगी, जॉइंट एक्सरसाइजेज होगी। तो हम अगर खित्ते में अब जैसे कल भी मैं आपसे थोड़ा सा इस पे कर रहा था कि अगर इमरान खान साहब मोदी को बार बार खत लिख रहे हैं तो किसी दूसरी पार्टी को क्यों तकलीफ होती है कि जी हम तो जी ये करते थे और वो ये। भाई आज अमन की बात करना भी है, जरूरत भी है, वक्त भी है, और उसकी अफादियत कहते हैं कि वो जब करते थे तो जुर्म था, ये करते हैं तो सवाब है, मतलब ये एक नुक्ता महरम से मुजरिम बना देने वाली। उनका जो जुर्म था वो तो फिर मोदी ने खुद बयान कर दिया कि मैं पाकिस्तान को डिफेंसिव पर डालने के लिए घर चला गया था। वो तो फिर मोदी ने अगर उसका जवाब लेना है सियासी तो वो हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में जो इस वक्त है, पाकिस्तान को चलते रहना चाहिए, हर होने वाली ग्राउंड की डेवलपमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, किसी मुल्क से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, और एकदम से हम वाशिंगटन कैंप से जंप मार के जो है हम बाहर भी नहीं निकल सकते, रशियन कैंप में भी नहीं जा सकते। अब कैंपों को छोड़ के दूसरे कैंपों में जंप लगाने के बजाय अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, और ये जान लेना कि ये जो अरसा इस वक्त पाकिस्तान के लिए चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है रूस के साथ, और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसके ऊपर एक दबाव है, उसके अंदर इन फाइटिंग और उसके अंदर डिसइंटीग्रेशंस या उनके अंदर गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज करने का वेस्ट और ईस्ट जिधर से भी है वो दबाव चल रहा है। तो उन दबाव को महसूस करते हुए हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सांस भी आहिस्ता वाला। एक बड़ा हमने सुना है कि जी सेंट्रल एशिया में बड़ा पोटेंशियल है। आज भी शाह महमूद साहब ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में जब अमन हो जाए तो लैंड रूट खुल जाएगा सेंट्रल एशिया से, ट्रेड बढ़ जाएगी, टूरिज़म बढ़ जाएगी, वीज़ा पॉलिसी। आपको सेंट्रल एशिया में वो पोटेंशियल नज़र आता है जिसकी बात की जाती है? देखिए, सेंट्रल एशिया का पोटेंशियल तो पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, सेंट्रल एशिया वो है इलाका जो कि इस वक्त दुनिया का एक मतलब रिसोर्सेज में और अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। वहाँ के हर किस्म की जो मिनरल्स हैं, वहाँ का ऑयल है, वहाँ की दीगर गैस है, वहाँ के जो भी उनके रिसोर्सेज है, लैंड है, वहाँ की मैस ऑफ लैंड है इतना बड़ा। इस तमाम के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो पोजीशनिंग है वही तो उसकी स्ट्रेंथ है, जिसको जो मैंने चाइना के बारे में कहा कि सब मुल्कों के लिए पाकिस्तान, इंडिया ने भी अगर सेंट्रल
से जाना है तो यहीं से पाकिस्तान से होके जाना है। तो इसलिए पाकिस्तान को हौसले के साथ अपनी मईशत, अपनी कौम और अपने मुस्तकबिल को बिल्ड करने के लिए एक तसलसल की फॉरेन पॉलिसी के साथ चलना चाहिए और किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन से बचते हुए अपनी मईशत को मुस्तहकम करते हुए, अपने अवाम को डेवलप करते हुए हमें अपनी इस खित्ते के अंदर अपनी अफादियत को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करना चाहिए, यानी इस्तेमाल करना चाहिए। कोई मुल्क हमारे से भाग नहीं सकेगा इंशाल्लाह, लेकिन हम सब के साथ मिलके आगे ज़रूर बढ़ेंगे। चलिए लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ डॉलर्स पे बात करते हैं। डॉलर बहुत ऊपर जा रहा है, तो मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ होंगे, लिहाजा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। दुरानी साहब, आज डॉलर बहुत ऊपर गया है दोबारा, एक थोड़ा सा स्टेबल हुआ था, फिर नीचे आया, लेकिन अब फिर आज ऊपर गया है 1 रुपये कुछ पैसे, और इंटरबैंक में भी गया है और 154 भी आज उसने टच किया है। कहते हैं तारीख के सबसे ऊपर गया डॉलर। अब तो रोज़ ही तारीख बनती है डॉलर पे, क्योंकि ऊपर ही जाता है तो और नई तारीख बन जाती है 1 तारीख के बाद। तो कराची से मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुजम्मिल साहब, क्या वजह हुई कि आज डॉलर इतना ज़्यादा आपको $2.25 रुपये के करीब ऊपर गया? देखिए जी, डॉलर जो है पिछले ईद के बाद से जो है इसमें हमने ऊपर की तरफ ही इसका जो है वो देखा है सफ़र, और उसकी जो मेरी नाकिस राय है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो हमारी प्रोलॉन्ग जो है ईद की छुट्टियाँ थी। होता ये है कि हमारी दरामदात जो है वो जब हो रही होती है वहाँ से, तो इंटरनेशनल मार्केट की छुट्टियाँ नहीं थी, तो उन्होंने जो पाकिस्तान को जो अजनास एक्सपोर्ट की और जो हमने इंपोर्ट की, वो जो है बजाय चाहे छुट्टी हो उसके जहाज़ और वो जो है जो बहरी जहाज़ और जो इंपोर्ट का सामान है पाकिस्तान आता रहता है। इसी तरीके से जब वो भेजते हैं यहाँ, तो फिर वो अपनी पेमेंट के लिए जो है LCs भी भेज देते हैं। LCs की पेमेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कहते हैं, वो भी जो है बैंकों में आ जाते हैं। क्योंकि हमारे बैंक 1 हफ्ते से बंद थे और लगभग तकरीबन 8-9 दिन की छुट्टी थी, जो 1/3 ऑफ द महीना बनता है, तो वो एक बहुत बड़ा इंपोर्ट का जिसे कहते हैं बैकलॉग लग गया था हमारे बैंकों के पास। पहले ज़माने में भी छुट्टी होती थी ईद की, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, नंबर 1। नंबर 2 के जब ये पहले ज़माने में अगर ऐसा कुछ होता भी था तो स्टेट बैंक डॉलर मुहैया कर देता था ताकि डॉलर को स्टेबल रखे। क्योंकि अब हम IMF प्रोग्राम में अनकरीब दाखिल होने वाले हैं, और हमने IMF को भी ये बोला है कि स्टेट बैंक मुदाखलत नहीं करेगा। तो मेरी वजह मैं जो वजह समझता हूँ कि ये जो इम्पोर्ट्स की पेमेंट है, इसकी वजह से हमने 3-4 दिनों में रुपए की कदर में जो है गिरावट देखी। जैसे ही ये प्रेशर ईज ऑफ होगा तो हो सकता है कि रुपया वापस बैक मारे। ये हमने पिछले महीने में भी देखा था, 152 रुपये तक रुपया चला गया था और उसके बाद उसने बैक मार के 148 तक आ गया था। तो अब हमारी जो करेंसी है ये 2 साइड चला करेगी। पहले ये होता था ना कि रुपया बस ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा है, तो अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये वापस बैक भी मारे। तो ये लोगों को जहन में रखना पड़ेगा, या उनको जब 2-4 दफ़ा मार पड़ेगी तो सुधर जाएंगे। और दूसरी बात ये थी कि हमारी रमज़ान के आखिरी महीने में, आखिरी दिनों में जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी पैसा मुल्क में बहुत भेजते हैं, क्योंकि उस ज़कात का, ईद का, फैमिलीज़ को ये वो, तो बाहर से तरसीलात जो हैं वो काफ़ी आती हैं। तो वो तरसीलात भी रुक गई ईद की छुट्टियों के बाद। तो एक तरफ तरसीलात नहीं आई, दूसरी तरफ दरामदात काफ़ी बढ़ गई, दरामदात का प्रेशर आ गया। तो वो एक मुझे बुनियादी वजह लगती है। लोगों का ख्याल है कि ये 160 तक जाएगा, आप कह रहे हैं बैक मारेगा, क्योंकि जून में 5 रुपये ऊपर जा चुका हूँ। जून में अब तक सिर्फ जून में 5 रुपये ऊपर जा चुका है। मई में भी 152 गया था, वहां से बैक मार के 148 हुआ था। अच्छा, 4 रुपये बैक किया था उसने। ठीक है। हाँ, तो ये अब जो है हमारी करेंसी जो है ये 2 साइड खेलेगी। हो सकता है ये 5 रुपये बढ़ा है, तो ज़रूरी नहीं है कि 5 रुपये बैक हो, 2-2.5 रुपये बैक हो सकता है। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब जुलाई में वो सऊदी अरब से जो ऑयल फैसिलिटी मिली है 3 बिलियन की, वो फैसिलिटी आ जाएगी तो फिर चूंकि हमारे डॉलर पे प्रेशर कम हो जाएगा
ऑयल पेमेंट्स का, तो उसके बाद ये स्टेबल होगा, जून पूरा ऐसे रहेगा? देखिए, जून के महीने में जो है हुकूमत की जो है कर्ज़ों की और जो है सूद की पेमेंट का प्रेशर भी होता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो है ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये प्रेशर हतमी प्रेशर नहीं है, इसमें बैक हो सकता है। जैसे आपने खुद मेरी बात की तस्दीक कर दी कि जब जुलाई में जो है सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटी आएगी और फिर आलमी मंडी में तेल की कीमतें भी तकरीबन 20-22% गिर गई हैं एक महीने में, तो वो जब सस्ता तेल आएगा तो उससे भी जो है दरामदाद का प्रेशर कम पड़ेगा हम पे। तो ओवरऑल जिसे कहते हैं, अब ये हम देखेंगे कि ये दोनों जानिब सीधे और उल्टे हाथ दोनों तरफ चलेगा बैंक इंटरबैंक रेट। पहले तो ये होता था ना कि एक जगह फिक्स किया होता था और कभी एकदम हुकूमत को याद आता था तो 2-4 पे बढ़ा देती थी, तो लोग कहते थे ये हमने हमेशा बढ़ते हुए देखा, नीचे आते नहीं देखा। अब हम ये दोनों तरफ देखा करेंगे, सिक्के की ऊपर वाली हिस्सा भी देखेंगे और नीचे वाला हिस्सा भी देखेंगे। बजट से इसका कोई ताल्लुक है? क्योंकि लोग बजट से ताल्लुक जोड़ रहे हैं, लोगों का ख्याल है कि बजट के बाद डिप्रेशन हुआ है और लोगों ने डॉलर की तरफ रुख किया। नहीं, ये लोगों का तो इससे ताल्लुक ही नहीं है, ये तो स्टेट बैंक और ये कमर्शियल बैंकों की अदायगियों में जो है ऊपर गया है। ओपन मार्केट में तो अभी तक मैं आपको कहूँ कि एक तरीके से वो खुली नहीं है अभी तक। लोग अभी तक ईद की छुट्टियों से बाहर ही नहीं निकले, लोगों का तो अभी हाथ पड़ा ही नहीं है इसमें। ये बैंकों ने, एक बैंकों की इंपोर्ट की पेमेंट थी तो दूसरे की एक्सपोर्ट की थी, तो ये बैंकों के लेन देन में ऊपर नीचे हुआ है। अच्छा, आप क्या एडवाइस करते हैं लोगों को? लोग बड़ा कह रहे हैं कि जी आप रुपया रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉलर रखें, रुपया तो गिरता जाएगा और आपका पैसा डिवैल्यू हो जाएगा, डॉलर रखेंगे तो सेफ़ है। आपका क्या मौक़िफ़ है कि जिन्होंने पैसे रखने हैं वो डॉलर में रखें, रुपये में रखें? देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं आपको दूध देने वाली गाय चाहिए, अंडे देने वाली मुर्गी चाहिए या कट्टा चाहिए, तो आप क्या रखना चाहेंगे? पहले अपने आप जवाब दें मुझे इस चीज़ का। गाय। मैं वैसे लाइफ स्टॉक में रहा नहीं, लेकिन अमूमी बात तो यही है कि दूध देने वाली गाय रखूँगा, कट्टा क्यों रखूँगा? अच्छा, अब इसका जवाब आपने बिल्कुल अच्छा दिया। डॉलर जो है ना वो कट्टा है, ना वो अंडे देता है, ना वो बच्चे देता है, ना वो दूध देता है। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप डॉलर रखते हैं तो ना उससे आप कारोबार कर सकेंगे, उसको आपने जेब में डाल के रखना है या तकिए के अंदर डालना है, ठीक है ना कोई आपको उस पर शरह सूद मिलेगी। ठीक है। अब रुपया जो है इस वक्त अगर आप उसको रखते हैं और अगर आपके पास कोई कारोबारी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो अगर आप पाकिस्तानी बैंक में भी रखेंगे तो वो 12% आपको दे रहा है। तो 150 रुपये का डॉलर भी अगर आप पकड़ें तो उसका 12% जो बनता है वो तकरीबन 18 रुपये बनता है। यानी कि अगर आप आज जो है $1 बैंक में रखेंगे के बराबर रुपये रखेंगे तो आपको अगले साल 170 रुपये वापस देगा आपका बैंक। ठीक है। तो इसने अंडे भी दे दिए, बच्चे भी दे दिए और दूध भी दे दिया। ठीक है। लेकिन अगर आप डॉलर रखेंगे और अगर डॉलर की कीमत नहीं बढ़ी तो ना अंडे मिलेंगे ना बच्चे मिलेंगे। ठीक है। तो आपका ख्याल है कि अभी भी रुपया रखना जो है इससे आसान नहीं समझा सकता, इससे आसान नहीं समझा सकते आप। और एक बात जो हर बंदा कह रहा है कि जी ये डॉलर ऊपर जाने से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी क्योंकि ज़ीरो रेटेड एजेंसी वो उन्होंने वो भी ख़त्म कर दी हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी, टैक्सेस इतने हैवी लग गए हैं। इसके बाद आपको लगता है कि इस डिवैल्यूएशन का कोई एक्सपोर्ट पे असर होगा? देखिए, डीवैल्यूएशन का एक्सपोर्ट पे बराह रास्त असर नहीं उस वक्त तक हो सकता जब तक आपकी पैदावार ना बढ़े या आप जो है कफ़ायत शारी से जो है चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और चीज़ें बचा लें और उसको बरामद कर लें। मैं जैसे मिसाल देता हूँ, मेरा थोड़ा बहुत तजर्बा है दुनिया का। मैं जापान भी गया हूँ, अमेरिका भी, लंदन में पढ़ा हुआ भी हूँ, रहा भी हूँ, सिंगापुर भी गया हूँ, इन ममालिक में गया हूँ। तो कभी हम स्टोर्स में जाते हैं ना तो वो बड़े मालदार लोग भी होते हैं ना, तो वो 2 टमाटर खरीदते हैं, 1 खीरा खरीदते हैं, केला तोल के लेते हैं, मौसम्बी और किन्नू भी तोल के मिलता है वहाँ पे। तो वो थोड़े थोड़े जितना खाना होता है या जितनी ज़रूरत होती है उतना लेके जाते हैं। यहाँ पे आप पाकिस्तान में देखें, जो फल का मौसम आता है वो सड़कों में बिछाए होते हैं, हमने फेंके होते हैं और उसका हम बेदरेक ज़िया कर रहे होते हैं। इसी तरीके से दूध एक कीमती चीज़ है। जहाँ पे भैंसें हैं, जिनके घरों में भैंसें हैं, वो 40 लीटर 20 लीटर दूध आ रहा है, घर में 3 लीटर पीना, उसकी खीर बना रहे हैं, ज़ाया कर देंगे, ख़राब कर देंगे। जब तक आपको अपने मुल्क की चीज़ की कदर नहीं होगी और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी। ठीक है ना? तो ये हमें देखना पड़ेगा। मैं माजरत के साथ कहूँगा, हमारे घरों में इतने इतने खाने पकते हैं, जब सुबह हमारी
काम वालियाँ जाती हैं, वो थैलियाँ भर भर के लेके जाती हैं, वो भी रास्ते में फेंक देती हैं, उनको भी ताज़ा खाना होता है, ठीक है ना। तो हमें कुछ अपने लाइफस्टाइल चेंज करने पड़ेंगे। वो कैसे हो सकते हैं? एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि महंगाई अच्छी चीज़ नहीं है इस मुल्क के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको महंगाई कर देंगे ना बाज़ चीज़ों की, तो लोग कदर आएगी तो उसको अपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, मुल्क में वाफिर मिकदार में चीज़ें बच जाएंगी, वो हम बरामद कर सकेंगे और उससे हम डॉलर कमा सकेंगे। सिंगापुर में आप जाएँ ना, एक तरबूज हम यहाँ पे एक आदमी खोल के खा जाता है पूरा। सिंगापुर में एक फाड़ी तरबूज की ना, वो थैली में जो है ना 4-5 पीसेस डाल के $1.5 $1 की बेच रही होती है वहाँ पे औरतें, और इतना अमीर मुल्क है। यहाँ पे तो लोगों का वो ही नहीं पड़ता, यार गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, और काटो, एक नल की होता है, 2 नल की होता है। तो ये भाई हमें थोड़ा सा इन चीज़ों पे, हमारे अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क की बहुत पैदावार भी दी है, ये भी दी है, लेकिन हम खाते जरूरत आपका ख्याल है खाना और ज़ाया कम उससे भी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। नहीं, मैं खाना कम नहीं कर, देखिए ज़ाया नहीं कर रहे, हस्बे ज़रूरत खाएं। हस्बे ज़रूरत। आम खुलता है तो पूरी पेटी खाने, बैठे बैठे पेटी खा जाएंगे बैठे बैठे। ठीक आप है। मैं गलत बात कर रहा हूँ तो आप मुझे टोक दें। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये लोकल चीज़ें हैं, लोगों को शायद उनकी इतनी कदर नहीं कि सिंगापुर में उनका क्या रेट है, लेकिन पाकिस्तान में क्या रेट है। लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज बात करने का। दुरानी साहब, आपने मुजम्मिल साहब की बात से बहुत अच्छी बातें की हैं, अप्रिशिएबल। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ खाने का मसला नहीं है, और जब यहाँ आलू ज़्यादा पैदा हो जाते हैं तो सड़कों पे पड़े होते हैं, और टमाटर की ट्रालियाँ उलट के काश्तकार बेचारे चले जाते हैं। तो ये एक ओवरऑल मैनेजमेंट का इशू है। क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते उन चीज़ों को, तो वो जो मैन्युफैक्चरर है यहीं बेचने पर मजबूर है। मुझे ब्रेक लेने हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। दुरानी साहब, 3-4 ख़बरें हैं जिन पर आपसे बात करनी है। पहली बात तो ये है कि फेडरल में असद कैसर साहब, वो आसिफ जरदारी के और बाकी ख्वाजा साद रफ़ीक के या और बाकी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने में बहुत रिलक्टेंट हैं। अभी तक उन्होंने जारी नहीं किए। PTM वालों के दोनों MNAs के भी उन्होंने जारी नहीं किए, और आज भी अपोजिशन उनसे मिली है रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं। बजट इजलास है तो उन्होंने कहा अभी मुझे टाइम लगेगा, वक्त है, लग रहा है खान साहब का प्रेशर है, गुस्से में है। पंजाब में परवेज़ इलाही साहब ने हमजा शहबाज के ठक करके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। दोनों जगह PTI की हुकूमत है, पॉलिसी में फ़र्क है प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से। देखिए, प्रोडक्शन ऑर्डर पहले फड़क करके मरकज़ में भी जारी होते रहे हैं, ठीक है ना। शहबाज शरीफ साहब के भी होते रहे हैं, बाकियों के भी, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के होते रहे, कभी होते हैं कभी नहीं होते। उनके हवाले से पॉलिसी ज़रा डिफरेंट है, शहबाज साहब के हवाले से पॉलिसी वो तो हमेशा होते रहे हैं ना उनके। तो शहबाज साहब के तो हमेशा होते रहे हैं, ख्वाजा साहब के कभी होते हैं कभी नहीं होते। अभी जो नए केसेस आए हैं उनके बारे में उनकी पॉलिसी कभी किसी रुख नहीं बैठी, नहीं निकली ना। लेकिन वैसे में आपको अगर प्रोडक्शन ऑर्डर्स की आप हिस्ट्री देखें तो वो इसी तरह की है, कभी इशू हो जाते हैं, कभी नहीं होते। नहीं, पर मेरा मतलब है कि एक जमात की एक पॉलिसी तो होती है ना। मसलन अगर फेडरल गवर्नमेंट की, अगर PTI की एक पॉलिसी है तो वो पंजाब और मरकज़ में भी होनी चाहिए। पंजाब में जो इस वक्त स्पीकर हैं वो एक कोलिशन पार्टी के, मतलब आप तो अगर आपके ख्याल है वो PTI की पॉलिसी को टो नहीं करते, उनकी अपनी पॉलिसी है। टो के अलावा भी मतलब स्पीकर जो भी होता है, हाँ, हर स्पीकर जो होता है वो पाबंद नहीं होता कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी टो करे, बल्कि अगर वो पॉलिसी टो करेगा तो वो अपनी जॉब को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अच्छा, तो फिर आप देखें असद कैसर साहब ने बहुत दफ़ा नहीं टो की। हाँ। देखें जी, जब वो शेख रशीद साहब को कमेटी के अंदर डालने का रिटर्न वो प्राइम मिनिस्टर से ले आए थे, उन्होंने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। उससे पहले ये है, बहुत दफ़ा उन्हें कहा गया कि जी प्रोडक्शन ऑर्डर ना जारी करें, उन्होंने फिर भी जारी किए। और ये तारीख भी यही है कि बहुत से स्पीकर्स ने अपनी गवर्नमेंट के कहने पे नहीं भी जारी किए और किए भी हैं, और लॉ की एडवाइस को माना भी है और नहीं भी माना। इसी तरह सूबे के अंदर जो इस वक्त है वो परवेज़ इलाही साहब एक बहुत डेवलप्ड शख्सियत है, सीजनड, और वो मतलब स्पीकर बने हैं, पहले भी स्पीकर रह चुके हुए हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हुए हैं। तो अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं एज स्पीकर तो
उन्होंने कोई मतलब बुज़दार साहब की पॉलिसी नहीं फॉलो करनी या इमरान खान साहब की नहीं करनी, उन्होंने हाउस चलाना है। और स्पीकर का, वैसे मैं अंदर की आपको बात बताऊं, जब भी स्पीकर के ऊपर हुकूमतें प्रेशर डालती हैं तो स्पीकर का जो आर्गूमेंट होता है बिहाइंड द डोर अपनी पार्टी वालों को, वो कहते हैं जी आप चाहते हैं कि मैं हाउस चलाऊं तो फिर मुझे इतनी आज़ादी दें कि मैं ऐसे डिसीजन ले सकूं। हम पोजीशन को और मैं जो हूं, मैं पार्टी पॉलिसी के मुताबिक स्पीकर चलने का पाबंद नहीं है। स्पीकर जो है वो जो असेंबली के रूल्स एंड रेगुलेशंस है और कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक। तो आपके ख्याल है प्रोटेक्शन का कानून मुबहम है, जारी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते? मरकज में डिस्क्रिशन का बहुत बड़ा आंसर है। मरकज में जितने भी डिस्क्रिशन जब भी जारी हुए हैं और जब भी नहीं जारी हुए, पसंद नापसंद भी आ जाती है, दोनों की जस्टिफिकेशन, ऑपोजिशन से तलकात भी आ जाते हैं, पसंद नापसंद, उसके एक सियासी बार्गेनिंग भी है। प्रोटेक्शन ऑर्डर लेना है तो कुछ दो, नहीं करना है तो ये करो, बहुत से उसके डायमेंशन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी का, हाँ टॉक शोज के लिए ठीक है, अच्छा है। अच्छा, मैंने जारी टॉक शो ही करते हैं, टॉक शो ही कर रहे हैं। मैं तो आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूं। मैं तो जो साफी हूं, आप तो साफी वाला काम, हाँ कि जो जी हो गए वो जी नहीं हुए, वो जी हो गए। हमने तो खबर की ढूंढनी है ना, खबर नजर आई है, ढूंढनी नहीं है, बनानी है। ठीक है। अच्छा, एक आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी, अच्छा, उन्होंने कहा है कि 5 साल का हमारा दौर था 2013 से 2018 तक, 10 माह में इन 5 सालों की किसी फेडरल महकमे की कोई करप्शन का कोई केस ने नैब में नहीं भेजा। एसेट बियॉन्ड मीन आप छोड़ें, वो कहते हैं कि जी, ये कहते हैं कि हम किसी महकमे में किसी चीज़ में कोई करप्शन हुई है, कोई सरकारी माल में कुछ में, उसका इन्होंने 10 माह में इनकी पूरी हुकूमत है एक केस नहीं भेजा, बस तकरीर करते हैं। देखें, ये बात तो अब कल हमने अपने प्रोग्राम में आपकी सुन ली उन्होंने, आज उन्होंने कह दी सुन ली है। देखें, और बल्कि खान साहब ने भी और हुकूमत के लोग जो हैं वो ये आर्गूमेंट के तौर पे पेश करते हैं कि इस वक्त जितने भी केसेस चल रहे हैं ये वो हैं जो पीपल्स पार्टी और मियां साहब की हुकूमतों के अदवार के दौरान आपस में बनाए इन्होंने, हमने तो नहीं बनाया। हमारा तो जनाब गिला ही यही है खाकान अब्बासी साहब कि अभी तक आपके बारे में और आपके 1 साल नहीं या आपके पूरे 5 साल की पूरे 5 साल के बारे में अभी तक मौजूदा हुकूमत ने 1 साल गुजरने के बावजूद कोई रेफरेंस और कोई केस नहीं दिया। तो ये आपकी कारकर्दगी है या हुकूमत की नाकारकर्दगी है, ये अब सवाल जो है ये अब मैं भी छोड़ता हूँ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये बात अगर वो कर रहे हैं तो हुकूमत को इसका जवाब जो है वो अमली तौर पे देना पड़ेगा। और जवाब के बारे में जनाब पैरामीटर्स बिल्कुल तयशुदा हैं। आप अगर केस बना सकते हैं, बल्कि मैं ये इसके लिए एक मिसाल दूंगा कि अगर आपने हुकूमत ने कोई रेफरेंस या कोई केस एसेट्स बियॉन्ड मीन या करप्शन का बनाना है तो उसको उस पैटर्न पे चलाए जिस पैटर्न पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पीडी कोर्ट्स बनाए हैं, वो मॉडल कोर्ट्स बनाए हैं, जहाँ 5 दिन में फैसला होता है और पूरे पंजाब के सारे केसेस जो हैं वो महीने के अंदर फारिग हो गए हैं। तो जनाब कत्ल और मंशियात, तो ये तो मईशत का कत्ल है। तो इससे मुतालिक जो केसेस हैं उसके अंदर तमाम जो कवानीन है, चीफ जस्टिस का जो पैटर्न उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाया है उस पैटर्न को उठा के ला के लागू करें। इसके ऊपर नैब के कवानीन साब कोर्ट्स पे लागू मॉडल कोर्ट्स बनाएं और केस को हन्ने बन्ने करें, पंजाबी में कहते हैं, या उसको इधर करें या उधर करें। केसेस को लटका के आप लोगों को लीडर बना के कौम का पैसा ज़ाया करके टीवी के टॉक शोज करा के आप उसमें से मज़ीद फ़ायदा दे रहे हैं, आइंदा के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं उन लोगों को कि यार जो भी आए वो अगर करप्शन करनी है तो करे, केस बना तो उसकी मशहूरी हो जाएगी और बाद में वो विक्टोरियस होकर जुलूस की शक्ल में घर चला जाएगा। तो जनाब ऐसा एहतसाब अल्लाह के वास्ते इस कौम को नहीं चाहिए। इस कौम को माले मसरूका चाहिए, अपना लूटा हुआ माल चाहिए, अगर है तो वो निकलवा लें, वरना इस बात को छोड़ें और कुछ करके दें और कुछ करके दिखाएं। आसिफ जरदारी साहब हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए, तबीयत ख़राब हो गई 1 ही दिन बाद। आसिफ जरदारी साहब एक बुज़ुर्ग आदमी है,
पहले भी उनकी तबीयत बहुत ख़राब रही है। देखें, सैफुद्दीन की तबीयत सबसे ज़्यादा पता है कब ख़राब होती है? जब गिरफ्तार है। नहीं, जब इक़्तिदार से निकल जाता है तो। नहीं, सिंध का इक़्तिदार तो है भी। मैं यही कह रहा हूँ ना कि देखें जी, अब मैं हिरासत में आने के बाद नहीं, ज़्यादा मैं- बीमारी में खराब, ज़्यादा जेल में खराब थोड़ा हौसला करें ना, मैं मराहिल बता रहा हूँ ना कि सियासतदान जब हुकूमत में होता है तो वो एनर्जाइज्ड होता है। जब अब जरदारी साहब जब सदर बने थे, उससे पहले वो लाठी लेके एक किसी मतलब बुजुर्ग की तरह चला करते थे, लगता था कि बस वो पता नहीं कैसे चल रहे हैं। सदर बने तो माशाल्लाह उनका शक्ल, चेहरा, उनकी वो सब चीज़ बदल गई। तो सियासतदान सबसे पहले डाउन होता है जब वो इक़्तिदार से अगर निकल जाए तो, ठीक है जी, वो डाउनिंग होगी। लेकिन इनका चूँकि पूरी तरह नहीं निकले, टांग तो उधर है इक़्तिदार के अंदर, सिंध के अंदर, बल्कि पेट भी है, मतलब इनकम भी है। तो अब जो है जब जब मतलब ये जो जेल में जाने वाला सिलसिला है, अब मैं तो पता नहीं क्यों जेल में डाल रहे हैं सारों को। या तो अगर कोई पैसा निकाल सकते हैं तो जनाब मॉडल कोर्ट ही चेयरमैन साहब डालें, वरना जाने दें सबको। सारे लोग फिर रहे हैं, सभी फिरे, हम अवाम जो भुगत रहे हैं उन्होंने तो भुगतना ही है। अब चले नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान मुज़म्मिल सरवरदी को और हमारे मेहमान जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।